हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे G20 समिट की, जो कि इंडिया में हुआ। इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के रिगार्डिंग सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाऊंगा और डिटेल्ड व्यू भी आपको इसका बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि G20 क्या है, क्यों फॉर्म किया गया था। उसके बाद हम जानेंगे इसमें क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, क्यों इंडिया इसे होस्ट कर रहा है, और लास्ट में हम जानेंगे इसका फ्यूचर की आगे क्या होने वाला है या क्या डिस्कशन हुआ है G20 के बारे में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शुरू करता है। पहले हम इसका एक बैकग्राउंड जान लेते हैं। सो ये स्टार्ट होता है 1973 से। 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुई थी, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से। अगर हम इसे थोड़ा और बैक करके समझें तो एक वॉर स्टार्ट हुआ था, जिस वॉर का नाम था योम किपुर वॉर एंड इरानियन रिवोल्यूशन के नाम से। दो चीज़ हुई थी, एक योम किपुर वार और इरानियन रिवोल्यूशन। योम किपुर वार के बारे में अगर आप समझना चाहें, उस टाइम पे ये हुआ था कि इजिप्ट और सीरिया, जिसको सपोर्ट किया गया था अरब नेशंस के द्वारा, उन्होंने एक अटैक लॉन्च किया इसराइल पे। और इसराइल के सपोर्ट में यूएस, यूनाइटेड स्टेट ने सपोर्ट किया इसराइल का उस पर्टिकुलर वॉर में, जो कि डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। डिस्ट्रक्टिव नॉट इन टर्म्स की उन पे अटैक हुआ या कुछ, डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स की उसके एज एन एक्शन पे जितने भी अरेबियन नेशंस थे, उन अरेबियन नेशंस ने पेट्रोलियम का सप्लाई जो है वो रोक दिया। इसे एम्बार्को का नाम दिया गया। एम्बार्को का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप एक दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस अपना रोक देते हैं। तो ये जो एम्बार्को हुआ, इसकी वजह से ऑयल की क्राइसिस हुई 1973 पे, जिस पर वेस्टर्न वर्ल्ड पे ओवरऑल इकोनॉमिक जो चैलेंज आया वो बहुत ज़्यादा हुआ। इकोनॉमिक चैलेंज इन टर्म्स कि उस समय ऑयल की डिमांड बहुत हाई चल रही थी और उस पर इमीडिएटली रोक लगा। सो दैट्स वाई एक इकोनॉमिक ड्रास्टिक चेंज आया उसकी वजह से। सो उस ड्रास्टिक चेंज के बाद अर्ली 1973 में ये कंट्रीज़ मिली, और इन कंट्रीज़ ने मिल के 6 कंट्रीज़ बेसिकली 1973 की अगर हम बात करें मिली। सो ये अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी मिली। और उसके बाद 2 साल के बाद 1975 तक ये G6 हो गया, क्योंकि 2 कंट्री और ज्वाइन की, दैट वाज इटली एंड जापान। सो टोटल 6 कंट्रीज़ हो गई 1975 तक। अमेरिका, फ्रांस, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड जापान। इसके साथ ही साथ 1976 तक इसमें एक और कंट्री ने ज्वाइन किया, दैट वाज कनाडा। सो मेन रीज़न जो था इस J6 के होने का और कनाडा के बाद G7 होने का, वो मेन रीज़न ये था कि इकोनॉमिक कंट्रोल करने के लिए, एक वर्ल्ड की इकोनॉमी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी कोई वॉर होता है या कोई चैलेंजेस आते हैं या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर कंट्री को बहुत सारा लॉस बियर करना पड़ता है। वो लॉस फेस ना करना पड़े, इसके लिए ये एक टीम का गठन हुआ, इस मीटिंग का गठन हुआ, जिसमें अगर हम इनिशियली बात करें तो हम आगे आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि आगे क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। सो ये मैं G7 के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये G7 की पूरी टीम इन्वॉल्व हो गई थी जब G20 बना। तो यहाँ से आपको बताते हैं G20 के बारे में। सो G20 जो 19 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ये 1999 में फॉर्म हुआ, और अभी हमने जो बात करी वो 1975 तक की बात करी। सो बात करते हैं कि क्या रीज़न था कि G20 को फॉर्म करना पड़ा। तो G20 को फॉर्म करने के पीछे जो मेन रीज़न था, वो रीज़न था 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो ये जो G7 की कंट्रीज़ थी, उसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ थी, लाइक साउथ कोरिया की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, इवन चाइना और जापान, इनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो कि रिलेटेड थी करेंसी से। इसमें ये हुआ कि करेंसी डाउन जाने लगी और इकोनॉमिक चैलेंजेस आने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा और दंगे और ज़्यादा होने लगे। इन सब चैलेंजेस के कारण इन कंट्रीज़ को लगा कि अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए G7 G8 को लेकर। G8 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एट द टाइम ऑफ कनाडा जब ऐड हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद 1998 में रशिया ऐड हुआ, जो कि करेंटली पार्ट नहीं है G7 का। 2014 में इसे रिमूव कर दिया गया बिकॉज ऑफ सम अटैक्स दैट रशिया डिड। सो कुछ रशिया ने अटैक्स किए थे, जिसकी वजह से इसे रिमूव कर दिया गया। सो एज ऑफ नाउ ये G7 ही है। G7 में मैंने कंट्रीज़ आपको ऑलरेडी बता दी। उन टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वी हैव टू बी सीरियस फॉर दिस, हमें इसके लिए सीरियस होना होगा, और उन्होंने गठन किया G20 का। तो इसमें जो लाइक कंट्रीज़ और जो जो ऐड हुए थे वो मैं आपको आगे शो कर दूंगा। सो इसका जो मेन रीज़न था वो ये था, और इसमें जो ज्वाइन किया करते थे इस मीटिंग्स को, वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स हुआ करते थे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हुआ करते थे। इन
का ज्वाइन करने का रीज़न ये था क्योंकि ये कंप्लीट डिस्कशन या कंप्लीट प्रोग्रेस जो होने वाली थी वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड थी। ये जितनी भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व की गई, आप ऐसे समझ सकते हो कि ये टॉप 20 कंट्रीज की तरह हैं, इन नॉट इन टर्म्स एक पर्टिकुलर डोमेन में टॉप 20, बट कोई इकोनॉमिक में टॉप पे है तो कोई आप देखोगे मिलिट्री में टॉप पे है, किसी का ग्लोबल ट्रेड बहुत ज़्यादा है, किसी की जीडीपी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके सारी कंट्रीज फॉर्म हुई। यहाँ पे भी वही मेंशन है कि टुगेदर G20 कंट्रीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अभी जो टोटल G20 का फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन उसका 2/3 हिस्से से भी ज़्यादा है। अगर और बात करें ग्लोबल ट्रेड की तो ये हैंड ओवर करते हैं 75%, ये 20 कंट्रीज मिलकर 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हैंडल करते हैं एंड 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 85% जीडीपी वर्ल्ड की हैंडल करता है। इसमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन हो गया था, सो दैट्स वाई इट बिकेम लाइक 21 हो गया है एज ऑफ नाउ, जो एग्जैक्ट काउंट है वो। उसकी बात करें तो 2008 की बात करें, 2008 में भी इसकी मीटिंग हुई जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर G8 में जितने आते थे उन्होंने ज्वाइन किया था। और यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज ने एम्फेसाइज किया कि G20 की जो मीटिंग होनी चाहिए वो और सीरियस होनी चाहिए, क्योंकि 2008 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन को ढूंढने के लिए कि अब हमें और इस क्राइसिस से बच के रहना। और पूरी अगर हम एज अ होल देखें तो अगर हम एक कंट्री में कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो वो इफेक्ट करता है दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को और काफ़ी चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से इस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ और 2008 पे फोकस किया गया कि अब हम इस पर रेगुलर रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और नेक्स्ट फेजेस के डिस्कशंस कंटिन्यू रखेंगे और ईयर टू ईयर मीटिंग्स करेंगे। अगर मैं G20 के मेंबर्स की बात करूँ जो करेंट मेंबर है, ये प्रेजेंट काउंट है, सो अर्जेंटीना है, यहाँ पे मैंने विद फ्लैग्स लगाया ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ऑस्ट्रेलिया, देन इट कम्स ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, देन फ्रॉम हियर इंडिया जो कि होस्ट कर रहा है इस बार, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। सो ये सारे मेंबर्स हैं जो G20 के प्रेजेंट है। आप देख सकते हो कि इन अ लाइन देयर इज 7 कंट्रीज दैट आर देयर एंड व्हेन यू डू इट टोटल सो इट विल बी 21। सो अभी 21 का काउंट है। आगे बढ़ता है इंगेजमेंट ग्रुप एंड मिनिस्टर्स मीटिंग। सो अगर मैं इस G20 की बात करूँ, ये जो G20 है, ये जो 2 दिन का G20 आपका दिल्ली में हुआ, इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीट G20, ये पूरा G20 नहीं है आपका। G20 के कुछ और मीटिंग्स और इंगेजमेंट्स चलते रहते हैं। अगर मैं इंगेजमेंट की बात करूँ तो कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं। इंगेजमेंट ग्रुप्स का मतलब जिनकी मीटिंग चलती रहती है और इसके अंदर वो आते हैं और इनके अलग अलग ग्रुप्स का नाम डिवाइड किया गया, लाइक B20, C20, L20, जिसकी अपनी अपनी बिजनेस यूनिट्स हैं और उसके अंदर या डिस्कशन यूनिट्स हैं और उसके अंदर उस चीज़ को लेके उस कंट्री में कंटिन्यूस डिस्कशंस चलते रहते हैं और बैक टू बैक मीटिंग्स होती रहती है। तो अगर मैं बात करूँ B20 का मतलब होता है बिजनेस 20, C20 इट्स लाइक सिविल 20, बाकी चीज़ें आपके सामने मेंशन्ड, लाइक ऐसे इज़ लाइक स्टार्टअप, T20 इज़ लाइक थिंक 20, U20 इज़ लाइक अर्बन 20, W20 इज़ लाइक वुमेन 20, Y20 इज़ लाइक यूथ 20। तो ये सारे जितने भी ग्रुप्स, इंगेजमेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स की आपस में मीटिंग होती है। यहाँ पे हर एक कंट्री के जो लाइक स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं वो वर्चुअली या फेस टू फेस मीटिंग करते हैं और उसमें पर्टिकुलर डिस्कशंस करते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर लेवल पे भी मीटिंग्स होती हैं, लाइक हेल्थ केयर मिनिस्टर उसमें आते हैं, ज्वाइन करते हैं और अपना डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से मीटिंग्स होती हैं। तो ये सिर्फ 2 दिन की मीटिंग नहीं है। 2 दिन की मीटिंग जो प्रेसिडेंशियल रूप में होती है, इसके अलावा भी मीटिंग्स होती रहती हैं जो कि G20 को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड कॉन्टेक्स्ट यूज़ होंगे। एक ट्रोकिया नाम से यूज़ होगा और एक शेप्रा नाम से यूज़ होगा। तो बेसिकली शेप्रा को अगर हम और ब्रेक डाउन करें तो शेप्रा इज़ बेसिकली कि आप एक पर्टिकुलर कंट्री के हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करेगा, मतलब ही विल बी लीडिंग दैट थिंग। सो वो उस चीज़ को लीड कर रहा होगा। हर एक कंट्री का अपना एक शेरपा होगा, तो ये शेरपा का नाम दिया गया जो कि कोऑर्डिनेट करेगा एंड हु विल हेल्प टू प्रिपेयर एंड असिस्ट इन द डिस्कशन, जो डिस्कशन में हेल्प करेगा एंड नेगोशिएशंस में हेल्प करेगा एंड लीड करेगा उस पर्टिकुलर G20 समिट को। तो हर एक कंट्री का अपना एक शेरपा होता है जब भी G20 की एक समिट होती है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि G20 का समिट इंडिया में 2023 में हुआ, क्या रीज़न है? बिकॉज कि ये कंसिस्टेंटली पैटर्न है कि हर एक बार ये अलग अलग कंट्री में होता है। तो अगर हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चाइना में हुआ
2016 में जर्मनी, 2017, 2018 की बात करें तो अर्जेंटीना, फिर आता है जापान, देन आता है सऊदी अरब, फिर रोम में होता है 2021 में, फिर बाली में होता है 2022। बाली इन टर्म्स ये एक मैंने स्पेसिफिक लोकेशन मेंशन करी है, ये इंडोनेशिया है। देन 2023 में इंडिया में होता है और आगे होने वाला है ये ब्राज़ील में। ट्रोकिया का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि जो प्रेसिडेंसी होती है, जो ट्रोकिया इज़ अ टर्म वेयर 3 प्रेसिडेंसी, मतलब एक फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जिसने लास्ट में लीड किया है वो करेंट लीडर और फ्यूचर लीडर, ये तीनों मिलके ट्रोकिया का फॉर्मेशन करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि लास्ट प्रेसिडेंसी, तो लास्ट का मतलब हो गया आपका इंडोनेशिया, करेंट का मतलब हो गया आपका इंडिया, और ब्राज़ील का मतलब हो गया जो अपकमिंग प्रेसिडेंसी है। सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज बीइंग नोन एज ट्रोकिया। ये आपके काम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल्स मेंशन कर दी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डिटेल्स है कि भारत में जो G20 समिट हुआ उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या पर्पस था, क्या डिस्कशंस हुए, इंडिया ने और क्या क्या एक्शंस लिए। सो बेसिकली अगर मैं अपनी थीम की बात करूँ इस पर्टिकुलर इंडिया में जो समिट हुआ, तो वो थीम था वसुधैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश में आप मतलब निकालोगे तो वो कम्स आउट लाइक वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। सो बहुत बहुत ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था और इसी के अराउंड कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। आगे मैं आपको एलिब्रेट करूँगा कि कैसे वो डिस्कशन प्रॉपर हुआ है। ये जो समिट हुआ वो 9 और 10 सितंबर को हुआ और दिल्ली में हुआ, एंड दिस वाज द 18th summit of G20. Officially it was the 18th summit, so it's not new that it is happening. ये कोई नया नहीं है कि ये हो रहा है, ये कंसिस्टेंटली रिपीट होता रहता है, ये होता रहता है। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस कंट्री में। अगर आप एक टेंटेटिव टाइम लाइन लें तो नेक्स्ट G20 समिट अगर प्रोबेबली इंडिया में होता है तो इट विल कम अप्रॉक्स 2042 में जाके होगा, जहाँ तक का अनुमान है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लोगों की, तो आप देख सकते हो G20 का लोगो है जिसमें वर्ड है कमल के ऊपर बना हुआ है, भारत 2023 लिखा हुआ है। सो दिस वाज द कंप्लीट लाइक अगर आप देखोगे थीम और लोगोस जो G20 के लिए यूज हुए, यही यहाँ पे डिटेल में मेंशन्ड है कि G20 समिट में जो थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यहाँ पे ये वर्ड बोलने का ये मतलब है कि पूरे विश्व को, जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि जब क्राइसिस आती हैं तो सबको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की तरह कंसीडर किया जाएगा कि एक ही पृथ्वी है, एक ही परिवार है और एक ही भविष्य है, तो एक दूसरे की इकोनॉमिकल चीज़ों पर हम काम कर पाएंगे, जिसमें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट और एनर्जी से रिलेटेड, डेवलपमेंट, हेल्थ एंड डिजिटलाइजेशन वर डिस्कस्ड। मैं आपको हिंदी में भी क्लियर कर देता हूँ। फूड सिक्योरिटी मतलब खाने से रिलेटेड चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, खान पान की चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। क्लाइमेट की बात करें मतलब जलवायु पे पूर्ण रूप से डिस्कशन हुआ। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी बीट फ्रॉम लाइक ऑयल, बीट फ्रॉम सोलर, तो इन तरह की एनर्जियों पे भी डिस्कशन हुआ। डेवलपमेंट, हर तरह के विकास से रिलेटेड बात हुई, किस पे म्यूचुअल सिनर्जीज बन सकते हैं, किस पे आगे हम काम कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य से रिलेटेड डिस्कशन हुआ है, कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, हेल्थ की पॉलिसीज़ कैसे ठीक कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, डिजिटलाइजेशन का मतलब हुआ कि कितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं या कंट्री उसके साथ आगे बढ़ी, ये चीज़ें डिस्कस की गई। इसके अलावा मैं और भी मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि वुमेन से रिलेटेड भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे कैसे चीज़ें हो सकती हैं और क्या आगे डिस्कशन प्रोसीड किए जा सकते हैं। सो ये बेसिकली डिस्कशन था। जो किशिदा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, पीएम किशिदा, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने अपने कुछ रिमार्क्स दिए हैं वन अर्थ और वन फ्यूचर, जो कि फर्स्ट और थर्ड सेक्शन था। सेकंड सेक्शन है हमारा वन फैमिली का, वो भी हम आगे डिटेल में जानेंगे। अच्छा, जो कंट्री प्रेसिडेंशियल होती है वो और भी कंट्रीज़ को इनवाइट कर सकती है। इनवाइट का ये मतलब नहीं हुआ कि G20 में वो शामिल हो जाएंगी कंट्रियाँ। इनवाइट का ये मतलब हुआ कि वो कंट्रीज़ भी आके शामिल हो सकती हैं उस पर्टिकुलर मीटिंग में, जो मीटिंग होने वाली है। और इस जो G20 का कॉम्बिनेशन है जिसमें इतनी पर्टिकुलर कंट्रीज़ शामिल हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं अपने आप में। मैंने आपको इनिशियली बताया, चाहे वो मिलिट्री पावर की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो उनके डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो उनके जो भी डेवलपमेंट आगे उनकी इनिशिएटिव्स हों उनकी बात हो। आगे बढ़ता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था वसुधैव कुटुंबकम का, आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं।
भारत का लोगो देख सकते हैं और जो G20 का लोगो था वो देख सकते हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन। इसमें जो डिस्कशन हुआ वो ग्लोबल इकोनॉमी पे हुआ, फूड सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट एंड एनर्जी पे हुआ। ये वन अर्थ के अंडर, मतलब पृथ्वी ग्लोबल की जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई। वन फैमिली के अंदर हमारा डिस्कस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स थे वो, हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस की गई इस पर्टिकुलर वन फैमिली के अंदर। सो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है संधारणीय विकास। संधारणीय विकास का अर्थ ये हुआ कि पर्यावरण एवं विकास पर जो विश्व आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो भी स्थायी विकास रहता है, जिसके अंतर्गत हमारी भावी पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति की क्षमताओं को, मतलब उससे कोई समझौता ना किया जाए और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए हुआ है। सो दैट डिस्कशन वाज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे था, हेल्थ केयर पे था, और भी कई सारे टॉपिक थे जिसमें एक इनइक्वलिटी से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात हुई है। वन नेशन के तहत जो बात हुआ, उन्होंने कई सारे डिजिटल इश्यूज़ पे बात करी। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर किशिदा जो कि जापान के हैं, मैंने आपको उनके बारे में भी बताया, उन्होंने अपने पॉइंटर्स रखे थे। तो उन्होंने अपने पॉइंटर्स यहाँ पे भी रखे थे, पॉइंट 1 में भी और पॉइंट 3 पे भी रखे। तो उन्होंने फोकस रखा। किशिदा जी ने जो डिस्कशन किए वो डिजिटल इश्यूज से रिलेटेड थे, डेप्थ रिस्टोरेशन से रिलेटेड थे और हेल्थ केयर से रिलेटेड डिस्कशंस थे। और ये भी डिस्कशन था कि हम यूएन को कैसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने डिस्कशन की और अपने पॉइंटर्स रखे। तो ये था पूरा अर्थ के बारे में, फैमिली और फ्यूचर के बारे में, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। अब बताइए आपके क्या राय हैं इसके बारे में। धन्यवाद। बने रहिए मेरे चैनल पे ऑलराउंडर विश्वजीत, ऐसी ही जानकारी मेरी चीज़ों के लिए। अगर आपका कोई फीडबैक है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिएगा। धन्यवाद।